गुड मॉर्निंग गाइस। बेटा आज का नया टॉपिक है, लास्ट टॉपिक समझो इसे, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में क्या है? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, आइडियल सॉल्यूशन पढ़े हुए हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़े हुए हैं। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की जब बात करी जाएगी तो इसके लिए डेफिनेशन आएगी, व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, व्हेन द, फोकस करना थोड़ा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, जब किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास, जो किस तरह से, हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी पढ़ी है? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। हमने सभी से मोलर मास निकाला है। ये कह रहा है जब मॉलिक्यूलर मास किसी सब्सटेंस का डेटरमाइंड by studying any of the colligative property comes out to be different। भाई एक तो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करके निकाला है, तो ये कह रहा है जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम कोई मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, अगर वो डिफरेंट आता है गिवन वैल्यू से या ऑब्जर्व वैल्यू से, थियोरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिफरेंट देन दैट ऑफ द theoretically expected value the substance is said to show abnormal molecular mass। बेटा सीधी सी बात है कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने कैलकुलेट करी, देखो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में हमने डेल टी बी इक्वल टू किया था के बी W2000 अपॉन में M2 और W1। अब यहाँ से M2 हमने कैलकुलेट किया था ऐसे, के बी अपॉन डेल टी बी W2000 अपॉन W1। तो बेटा ये मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला है कि नहीं निकाला है? अब सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, जैसे मैं टी एफ करूँ तब भी हम मॉलिक्यूलर मास निकाले, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से भी हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला। तो ये कह रहा है कि ये मॉलिक्यूलर मास जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के बाद निकाल पा रहे हैं, वो थियोरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिफरेंट आ रहा है। तो मास क्या होगा? एबनॉर्मल होगा वो सब्सटेंस का।
तो इसे कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या ऑब्जर्व करता है? द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आर ऑब्जर्व्ड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग केस। कब ऑब्जर्व किया जाएगा? मैं लिख देता हूँ, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर, ये बेटा लिख लेना अपनी कॉपी में एज इट इज, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर masses are observed in the following cases। कुछ केसेज हैं जिनमें एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, when the solution is non-ideal, when the solution is non-ideal, जब कोई सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो हम एक्सप्लेन करेंगे मॉलिक्यूलर मास को, तो वो तो आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, तो कम डिफरेंट ही आएगा। तो हमें देखना है व्हेन द सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल और इज नॉट डाइल्यूट, पहली कंडीशन। दूसरी, व्हेन द सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, when the solution undergo association। एसोसिएशन का मतलब बेटा कुछ पार्टिकल एसोसिएट हो जाना, जुड़ जाना, ठीक है। और डिसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। तो आप यहां से सॉल्यूशन की जगह सॉल्यूट कर दो केवल। व्हेन द सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, या तो टोटल सॉल्यूशन में से कुछ पार्टिकल एसोसिएट हो गए हों सॉल्यूट, या फिर सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट हो गए हों। नंबर थर्ड जो है, चलो एसोसिएशन डिसोसिएशन अलग अलग होता है, इसमें नंबर 2 ही है बस। अब कितना एसोसिएट हुआ कितना डिसोसिएट हुआ उसके लिए भी फॉर्मूला है। टू कैलकुलेट द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एक वॉन टॉप ने आई फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था टू कैलकुलेट। भाई हमें ये तो पता चल गया एबनॉर्मलिटी कब शो करेगा, लेकिन अब ये जो एसोसिएशन डिसोसिएशन है इसका एक्सटेंट कैलकुलेट करने के लिए वॉन टॉप ने एक फैक्टर दिया था टू कैलकुलेट एसोसिएशन और डिसोसिएशन। वॉन टॉप introduced his factor represented by I से रिप्रेजेंट करते थे, और वो क्या था बेटा? I क्या था? वॉन टॉप ने बताया था कि रेशियो, वन टॉप फैक्टर कैसे एक्सप्लेन कर सकते थे? रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास एक तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, और एक थी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हेन द सॉल्यूशन बिहेव आइडियली। एक तो जब वो
एबनॉर्मेलिटी शो कर रहा था और एक जब वो अपना नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है। या फिर हम कह सकते हैं कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन में ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, या फिर कह सकते हैं नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। देखो हमारे पास जो हम आई को सीधा सीधा ऐसे लिखेंगे, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास वो था जो हमें ऑलरेडी थियोरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसे हम बोल रहे थे, दिया हुआ था। अब ये कह रहा है, हमने डेफिनेशन पढ़ा था, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास वो होता है जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करके हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं और वो क्या आता है, थियोरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिफरेंट आता है, तो वो सब्सटेंस क्या, मास क्या होगा उसका, एबनॉर्मल होगा। तो नॉर्मल तो वो हुआ जो हमें दिया हुआ है, गिवन है, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, और एबनॉर्मल जो हम बाद में ऑब्जर्व कर रहे हैं, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल। या आप ऐसे भी लिख सकते हो एम सी, इसे तो कह रहे हैं हम कैलकुलेटेड, जो हमने पहले ही कैलकुलेटेड कर लिया था, अपॉन एम ओ, मीन्स हमने बाद में ऑब्जर्व किया है। ठीक है बेटा, तो ये है। अब आई निकालने का क्या है फॉर्मूला, एम सी अपॉन एम ओ। अगर वांट ऑफ फैक्टर निकालना है कि कितना सब्सटेंस डिसोसिएट हुआ और कितना एसोसिएट हुआ, तो नॉर्मल जो वैल्यू थी उसे ऑब्जर्व्ड से डिवाइड कर देंगे, आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अच्छा टॉपिक है, एक दिन का पूरा टॉपिक हो जाएगा ये तुम्हारा आज का, और अच्छे से एक बार देख लेना है, इसके न्यूमेरिकल भी आएंगे। इसके बाद क्या है बेटा, इसमें मॉडिफिकेशन है थोड़ी सी, इसको ज़रूर ध्यान रखना, इससे न्यूमेरिकल आएगा। आपने सभी किए हैं मॉडिफाइड, हमने एलिवेशन किया है, डिप्रेशन किया है और ऑस्मोटिक प्रेशर किया, सभी की डेफिनेशन में हल्का सा चेंज आ जाएगा, ये चारों को कवर करेगा और एक इकट्ठे न्यूमेरिकल आएंगे मिक्सअप सबके मॉडिफाइड, और इसी में से न्यूमेरिकल पेपर में आने का चांस रहता है, सिंपल नहीं आया तो। एक्सप्रेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के मॉडिफाइड एक्सप्रेशन क्या है। हमारे पास पहले था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की बात करें अगर, तो वो क्या था, वो था हमारे पास पी नोट माइनस में पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू एक्स था, तो वो आई एक्स आ जाएगा केवल। आई क्या है यहाँ पर, वांट ऑफ फैक्टर, सभी में वांट ऑफ फैक्टर लग जाएगा। और हमारे पास दूसरा था ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर में भी क्या था हमारे पास था पाई इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। अब जो होगा वो क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू आई एन अपॉन वी आर टी, सभी के आगे ये वांट ऑफ फैक्टर लग जाएगा। अब हमें ये पहचानना मुश्किल नहीं होगा कि हमारे सिंपल वाला केस आया है या फिर एबनॉर्मलिटी वाला आया है, उसके लिए मैं बताऊंगा अभी। हमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपने आप दिख जाएगा। इसके बाद है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, डेल टी बी, और डेल टी बी क्या था, इक्वल टू था के बी एम
और अब क्या हो जाएगा IKBM, पूरा ओपन बाद में कर लेंगे हम। और दूसरा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ये था हमारे पास डेल TF इक्वल टू KFM, और अब क्या होगा IKFM। तो यहाँ पर है हमारे पास ये फॉर्मूले। अब हमें अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन कहीं दिखेगा तो हमें ये फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। हाँ, एक और चीज़ है कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों को ही हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फ़ा से। और कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या तो न्यूमेरिकल में एसोसिएशन मिलेगा या फिर डिसोसिएशन मिलेगा, कोई एक मिलेगा, दोनों को ही अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। और अल्फ़ा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की ही बात करें अगर, तो वो क्या होगा? अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया नंबर ऑफ मोल्स, टोटल जितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हुए, डिसोसिएट्स अपॉन जितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, हमने लिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो फॉर्मूला क्या होगा? मेनली अल्फ़ा इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करोगे और इससे नहीं निकलेगा, ये तो हुआ सिंपल। इससे नहीं निकलेगा तो हमारा ये होता है सिंपल, अल्फ़ा इक्वल टू MC कैलकुलेटेड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और MON-1। ऐसे तो मैं ये रख देना है ओपन करके। तो मैं बस यही दो फॉर्मूले याद रखने हैं, या तो ये और या ये, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ना कुछ आता है। आगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो अल्फ़ा से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है? 1 माइनस में I N-1, या तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे या फिर क्या लगाओगे? अल्फ़ा इक्वल टू MO-MC अपॉन MC N-1। ये फॉर्मूला आप लगाओगे। केवल इन फॉर्मूलों को आज आपको स्टडी करना है और उसके बाद हम काम करेंगे। कल सारे न्यूमेरिकल करने हैं। एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर वांट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू
अगर वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, आई ग्रेटर देन 1 तो हमेशा, अगर मान लो आपको गिवन है कि आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो हमेशा डिसोसिएशन होगा। न्यूमेरिकल में आपको समझ जाना है कि क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। अगर एक नंबर में ही पूछ लें कि आई की वैल्यू ये है, अगर आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो वहाँ डिसोसिएशन होता है हमेशा। अगर आई की वैल्यू 1 से कम है तो वहाँ हमेशा एसोसिएशन होता है। नहीं आई इतनी बात समझ में, ठीक है। थोड़ा सा और कल करेंगे या बहुत हो जाएगा, 20 मिनट हो चुके, कल ही करेंगे बेटा। न्यूमेरिकल करने से पहले बताऊंगा ये सारी चीज़ें। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप अपने नोट्स बनाइए, इसके पूरा 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया है, पूरा का पूरा आपको नोटबुक में लिख लेना अच्छे से, और मैं कल इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। आप करके देखना 1-2 न्यूमेरिकल इसके, अगर आपसे होते हैं तो, और नहीं होते हैं तो बताना फिर मुझे, मैं कल कराऊंगा वैसे सारे। थैंक यू बेटा।